अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान न्यूक्लियर पॉलिटिक्स की, और हम बात करेंगे कि किस तरह से जो दोनों का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरह से एक दूसरे की सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, और पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्स क्या दोनों के दरमियान वॉर को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या क्या हैं, इवॉल्व कैसे हुई है इनकी स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन्स, और इनके दरमियान न्यूक्लियर कंपटीशन को लेकर या न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो इन दोनों का डेटरेंस का पर्सपेक्टिव क्या है, और पाकिस्तान और इंडिया इनका लेटेस्ट स्टेटस क्या है, इनके पास कितने न्यूक्स हैं, और जो है वो क्या एक फ्यूचर, अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक न्यूक्लियर जंग होती है तो कौन जीतेगा, और क्या कोई न्यूक्लियर जंग जीत भी सकता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री दूसरे को पहले न्यूक कर दे और जंग जीत जाए। क्योंकि आपको पता है कि न्यूक करने की सूरत में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट है ये दोनों ने इवॉल्व किया है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए, और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सामने रखते हुए इन दोनों ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी को इवॉल्व किया है। ऑब्वियसली इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने यूएन की रेजोल्यूशन आई 1172 1998 के दोनों ने जब अटैक्स किए उसके बाद विच अर्जिज, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को कहा गया कि बाकी जिन स्टेट्स ने ऐसा नहीं किया टू बिकम पार्टी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1969 की ट्रीटी है कि आप जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को पार्टी बने, इसको साइन करें, इसको रेटिफाई करें। अगेन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पार्ट जो न्यूक्लियर एनपीटी जो ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको साइन करने का मतलब है कि आपको अपने एटॉमिक प्रोग्राम को रोल बैक करना पड़ेगा। और अगेन जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसमें सिर्फ 5 न्यूक्लियर स्टेट्स को एक्नॉलेज किया गया है, जो इस ट्रीटी से पहले तक थी 1964 तक, जिसमें सिर्फ चाइना तक है। चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, और किंगडम ऑफ यूके है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और बाकी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो छठे और सातवें न्यूक्लियर पास थे इनको उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एंड सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का पार्ट बने विदाउट एनी डिले। तो ये 1998 में जब इन दोनों ने न्यूक्लियर अटैक्स किए, जब इन दोनों ने अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, तो उसके बाद यूएन की रेजोल्यूशन आई इसके ऊपर, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1172 जिसमें बात की गई। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का डेटरेंस, जो न्यूक्लियर डेटरेंस का जो पर्सपेक्टिव है, या जो न्यूक्लियर डेटरेंस की डॉक्ट्राइन है, वो साउथ एशिया में ज्यादा रेलिवेंट है। थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। बुनियादी तौर पे जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरू किया अर्ली 1940s में किसी टाइम। अगस्त 1945 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा में और नागासाकी 6 और 9 अगस्त को जब हिरोशिमा और नागासाकी को बम किया, न्यूक किया, तो उस वक्त पहली दफा दुनिया को पता चला कि हाँ इस तरह का कोई वेपन भी हो सकता है। उसके फौरन बाद जो रशियन स्पाइस थे, क्योंकि अगेन आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 जब फौरन एंड हुई, तो उसके फौरन बाद से याल्टा कॉन्फ्रेंस के टाइम से ही जो है वो रोजवेल्ट के दरमियान और स्टालिन के दरमियान एक फ्रिक्शन, एक साइलेंट फ्रिक्शन या अंडरनीथ फ्रिक्शन स्टार्ट हो गई थी दोनों के दरमियान। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि याल्टा कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, चूंकि एक तरफ याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही थी और दूसरी तरफ जो है वो रोजवेल्ट ने ये डिसीजन लिया कि हम जापान को न्यूक्लियर बम गिरा देते हैं जापान के ऊपर। बाज लोग कहते हैं इसका मकसद ये भी था कि स्टालिन को डराया जाए। लेकिन अगेन आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है और फिर रशिया के दरमियान, यूएसएसआर के दरमियान और यूएसए के दरमियान कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो सोवियत स्पाइस जो थे वो इतने सक्सेसफुल थे कि उन्होंने यूएसए से, कहा जाता है कि यूएसए से उनके न्यूक्लियर सीक्रेट्स छुपाए, और 3-4 साल बाद 1949 तक जो है वो यूएसएसआर ने अपना न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिया।
तो कोल्ड वॉर में इन दोनों के दरमियान, ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है, इन दोनों के दरमियान यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन थी। उस डॉक्ट्रिन को डेटरेंस कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी में। डेटरेंस ये है कि आपके पास भी न्यूक है, मेरे पास भी न्यूक है। अगर आप मेरे ऊपर न्यूक फेंकते हैं या न्यूक्लियर बम फेंकते हैं तो मैं भी आपको न्यूक्लियर बम फेंक के मुकम्मल तबाह कर दूंगा। जब आपको पता है कि आप न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, और मेरे पास भी न्यूक है और मैं बदले में फेंक के आपको तबाह कर दूंगा, तो ऑब्वियसली आप जो है वो हिम्मत नहीं करेंगे कि आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम इन द फर्स्ट प्लेस टेस्ट करें या मेरे ऊपर फेंकें। अगेन जो 1980s में या 1960s से ऑनवर्ड, ये दोनों जो है वो 50s में इन दोनों के दरमियान एक मिसाइल्स की रेस स्टार्ट हो गई थी यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान। उसमें यह था कि ज्यादा से ज्यादा रेंज का मिसाइल कौन टेस्ट करता है, क्योंकि मिसाइल आपको पता है वो डिलीवरी सिस्टम है न्यूक्लियर बम्स के लिए। मिसाइल को आप जो है वो न्यूक्लियर वॉर हेड को आप मिसाइल के ऊपर लगाते हैं और मिसाइल जो है वो आपने थ्रो करना है दूसरे कंट्री के ऊपर, वो जाकर उसको हिट करेगा तो दूसरा कंट्री जो है वो न्यूक हो जाएगा, उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर बम फेंका जा सकेगा। फिर दूसरा जो इसका मेथड हो सकता है वो हो सकता है कि आप बम्बर्स के थ्रू आप अपने जो आपके जहाज हैं, जो पायलट एयरक्राफ्ट जो हैं, वॉर क्राफ्ट जो हैं, उनके थ्रू जो है वो आप फेंकें। दूसरा ये मोड हो सकता है। तीसरा मोड हो सकता है कि आप जो है आपने उनको जमीन के ऊपर किसी जगह पे, तीसरा मोड हो सकता है आप सबमरीन के ऊपर आपने बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए हों और सबमरीन समुद्र में छुपी होंगी, आपकी कोस्ट यूएसए की कोस्ट के पास छुपी होगी रशियन सबमरीन, और वहां से एक बम फेंक देगी, न्यूक्लियर बम फेंक देगी या वहां से एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंक देगी, उसके ऊपर न्यूक्लियर वॉर हेड होगा, वो यूएसए को स्ट्राइक करेगा। तो जब तक ये तीनों तरह की कैपेबिलिटीज आप खत्म नहीं करते तब तक जो वो दूसरे कंट्री को पता है कि थ्रेट है मुझे भी। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये तीनों कैपेसिटीज हैं जिनको ट्राइएड कहा जाता है। अगर एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है तो उसको मोनोएड कहते हैं, दो तरह का है तो बायएड, तीन तरह का है तो उसको ट्राइएड कहते हैं। तो अगर मेरे पास भी ट्राइएड है और आपके पास भी ट्राइएड है, या आपको अगर ये शक है कि मेरे पास ट्राइएड नहीं है और आपके पास ट्राइएड है, और आपने मेरे ऊपर ये सोचते हुए कि इसके पास सिर्फ मोनोएड है, सिर्फ एक इसके पास मिसाइल्स लॉन्च करने की सलाहियत ही है और ये मिसाइल्स इसने किसी लॉन्च पैड के ऊपर रखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे कोटा रिसर्च लेबोरेटरीज में रखे हुए हैं, और इंडिया ऐसा समझ रहा है, और आप इंडिया ये सोचता है कि मैं जो है पहले ऐसा करता हूँ, जहाज भेजता हूँ, वो कोयटा को बम कर देंगे, कोयटा तबाह हो जाएगा, तो पाकिस्तान के वो मिसाइल्स तबाह हो जाएंगे जिनके थ्रू वो न्यूक्लियर बम फेंक सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो मोनोएड की सलाहियत है मैं उसको खत्म कर दूंगा। अब पाकिस्तान के पास डिलीवरी सिस्टम नहीं है तो वो डेटरेंस भी नहीं रहेगी, फिर जो है वो इंडिया पाकिस्तान को न्यूक कर सकता है। लेकिन इमेजिन मेरे पास सबमरीन भी है जो छुपी हुई है आपकी कोस्ट के पास, वहां आपने जो है वो लाहौर के ऊपर फेंका, तो यहां से मैं आपकी न्यू दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, हैदराबाद, दक्कन को, जो सिटीज हैं उनके ऊपर न्यूक फेंक सकता हूं, मेरी सबमरीन फेंक सकती है। तो वो डेटरेंस जो है वो रेलिवेंट हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कि भाई दूसरे के पास भी न्यूक है, मैंने फेंका तो इसने मुझे बदले में सही जवाब देना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कोल्ड वॉर में यूएसएसआर के दरमियान और यूएसए के दरमियान जो डॉक्ट्राइन जिसको कहा जा रहा था, जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन थी डेटरेंस की, उसका नाम था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसका मतलब यह था कि दोनों के दरमियान अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो फिर उस सूरत में दोनों कंट्रीज टोटली एनहाइलेट होंगे, दोनों कंट्रीज टोटली जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इतनी कैपेसिटी और इतने न्यूक्स थे कि ये सारी जमीन को तबाह कर सकते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में मैड भी कहा जाता है। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद जो डेटरेंस की थ्योरी थी वो कंपैरेटिवली इररेलेवेंट हो गई। इसी दौरान रशिया, सोवियत यूनियन और यूएसए डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, साल्ट 1, INF, इस तरह के एग्रीमेंट्स इन्होंने, सॉर्ट के ऊपर भी बात हुई, NPT भी आ गया। तो इन्होंने अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को कम करना शुरू कर दिया। और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में फिर जो है वो रशिया के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, ग्लोबल एम्बिशंस नहीं रहे, तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान डेटरेंस आज भी रेलिवेंट है, लेकिन इतनी रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट किसी कन्फ्रंटेशन का पार्ट नहीं थे।
और एक और बात जो है, जो डेटरेंस की थ्योरी के साथ, जो डेटरेंस की थ्योरी को जहां से ज्यादा हवा मिलती है वो यहां से मिलती है कि कोल्ड वॉर के दौरान भी वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कोई इंसिडेंट रशिया के दरमियान या सोवियत यूनियन के दरमियान और यूएसए के दरमियान नहीं हुआ, बल्कि 1960s में 1961 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान के जब सोवियत्स ने अपने न्यूक्लियर बम्स या अपने मिसाइल्स उन्होंने क्यूबा में प्लेस किए, तो उस वक्त ये एक थ्रेट था कि जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जंग नहीं हुई, और वो थ्रेट इन्हीं न्यूक्लियर मिसाइल्स का था। फिर बाद में यूएसएसआर ने वहां से अंडर प्रेशर वहां से विड्रॉ कर लिए, उन न्यूक्लियर बम्स को वहां से विड्रॉ कर लिया। आपको मैंने थर्ड का बताया था, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरियल डिफेंस, जो साउथ कोरिया में बेस्ड है, जिसका मैंने आपको बताया था नॉर्थ कोरिया को इससे मिसाइल है और चाइना को इससे मिसाइल है। ऐसे जब कोई स्ट्रेटेजिक मिसाइल जब या कोई सबमरीन आपके मुल्क के पास या किसी दूसरे मुल्क का एयरक्राफ्ट कैरियर आपके मुल्क के पास समुद्र में हो, तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास डिलीवरी सिस्टम है, उसके मिसाइल्स आके या उसके न्यूक्लियर जो बम्स होंगे वो आके आपके मुल्क के ऊपर फेंक सकते हैं, न्यूक आपके मुल्क को टारगेट कर सकते हैं। अब अगेन इंडियन नेवी जो है उसके पास अगर ये कैपेसिटी है कि वो ग्वादर के पास कहीं छुप के पाकिस्तान के ऊपर या कराची के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक सके, तो पाकिस्तान को हमेशा ये थ्रेट रहेगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही डिलीवरी सिस्टम है और वो है मिसाइल्स का, और पाकिस्तान के पास एक सबमरीन है और इंडियन नेवी वो सबमरीन तबाह कर देती है, और पाकिस्तान के साथ जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स वाली साइट्स उनके ऊपर भी टारगेट कर लिया जाता है। फिर हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं रहेगा तो डेटरेंस आपकी तबाह हो जाती है। ये आपको इतनी सारी राम कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आपको इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्लियर हो। तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में कहा जाता है कि वैसे ही जैसे डेटरेंस उससे पहले यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान रेलिवेंट थी, अब जो है वो साउथ एशिया में रेलिवेंट है। तो यहां से हमारी बहस स्टार्ट होती है। Nevertheless, the cost-benefit calculus that underpins deterrence, जो नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ रहे हैं उसकी वजह से कभी भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की हम बात कर लेते हैं। यहां पर रशिया के पास हैं जी 6850, यूएसए के पास 6450, बाज एस्टिमेट्स हैं कि रशिया के पास 9600 हैं, और मैंने बाज एस्टिमेट्स में पढ़ा है कि रशिया के पास 10,000 से ज्यादा है। चाइना के पास 280, यूके के पास 215, ये न्यूक्लियर बम्स की तादाद है। पाकिस्तान के पास 140 से 50, इंडिया के पास 130 से 40, इसराइल के पास 80, ये एक इंडियन वेबसाइट से स्लाइड उठाई है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 से 20। डिलीवरी सिस्टम इंडिया के पास मॉडेस्ट और डेडलिएस्ट मिसाइल इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया के पास जो डिलीवरी सिस्टम है वो एडवांस नहीं है, मॉडेस्ट है। इंडिया के पास 5000 किलोमीटर तक हिट करने वाला अग्नि 5 मिसाइल है। पाकिस्तान के पास भी मॉडेस्ट कैपेसिटी है। पाकिस्तान का जो डेडलिएस्ट वेपन है वो है शाहीन 3 मिसाइल, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। चाइना के पास जो वो 14500 किलोमीटर, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाते हैं। ये जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनको कहा जाता है, जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो ये जो है वो चाइना के पास आपको मिलेंगे, रशिया के पास मिलेंगे, 1-2 यूके के पास मिलेंगे, यूएसए के पास मिलेगा और फ्रांस के पास मिलेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया के पास इतनी ग्लोबल रेंज की कैपेसिटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया जो है वो अभी यही इसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो 10,000 या 11,000 किलोमीटर जिनकी रेंज हो और वो यूएसए की मेनलैंड को हिट कर सके। तो ये आपने इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है कि नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, मोटू से किम जोंग उन है, आपको पता है। किम जोंग उन का जो मेन पर्पस है वो यही है किसी तरह से कि मैं मिसाइल जो है वो व्हाइट हाउस तक पहुंचा सकूं। इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट परसेप्शंस एंड स्ट्रेटेजिक एस्पिरेशंस दोनों के डिफरेंट हैं। परसेप्शंस दो कैपिटल्स में डिफरेंट है। इंडिया का कैलकुलस डिफरेंट है, पाकिस्तान का डिफरेंट है। इसी वजह से हमें दोनों के दरमियान न्यूक्लियर कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये जो मिसकैलकुलेशन है या एक दूसरे की तरफ स्ट्रेटेजिक एम्बिवेलेंस है या न्यूक्लियर एम्बिवेलेंस जिसको कहना चाहिए, इसकी वजह से दोनों के दरमियान कभी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इन दोनों के दरमियान जो डेटरेंस है उसको हिला दिया है। इंडिया जो है वो एडवांस डिलीवरी सिस्टम्स की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का अगेन डिफेंस बजट जो है वो 5-6 बिलियन डॉलर्स है, 7 बिलियन डॉलर्स है। इंडिया का 50 बिलियन डॉलर को एक्सीड करता है।
पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि इंडिया के साथ पेस अप रख सके। अब अगेन इंडिया मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स खरीद रहा है, मॉडर्न सबमरीन्स बना रहा है, नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इंडिया लॉन्च कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है पेस को कीप अप करने की। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा होते हैं। हाउएवर न्यूक्लियराइजेशन ने डेटर नहीं किया इन दोनों के दरमियान। इंटरेस्टिंगली अब देखें, डेटरेंस की थ्योरी तो ये कहती है कि अगर न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट होगा तो दोनों जंग नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं इन दोनों ममालिक के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ज़हन में बिठाया हुआ है कि न्यूक्लियर थोड़ा सा हमने ऊपर रखना है और नीचे लेवल पे छोटी छोटी जंगें हम करते रहेंगे। मिसाल है कारगिल 99 में हुआ, 2001 की आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन, मुंबई पे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक्स के बाद 2001 के मुंबई टेररिस्ट अटैक्स 2008 के अगेन हुए, हम पठानकोट अटैक देखा, हमने इंडिया के जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा पाकिस्तान में उन्होंने कहा, बालाकोट में जो एरियल स्ट्राइक्स हुए, पाकिस्तान ने इंडिया का फाइटर प्लेन गिराया, कश्मीर में जो इंडिया भी कर रहा है, और आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों के दरमियान हर वक्त जो है मिसाइल चलते रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो इस सारे को ध्यान में रखते हुए आप सेफली कह सकते हैं कि ये दोनों जो पड़ोसी हैं, इन दोनों के दरमियान इन दोनों को न्यूक्लियर बम्स ने भी नहीं सुधारा। यूएसए और यूएसएसआर को तो शायद उनके न्यूक्स ने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट क्रिएट किया, ये दोनों ममालिक नहीं रुक रहे हैं। बायलैटरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन दोनों ने कुछ लिए हैं और अरेंजमेंट्स हैं इसमें। कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एग्रीड टू सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन मेजर्स। मिसाल के तौर पे दोनों कोऑपरेट करते हैं कि एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, दोनों कमिट करते हैं। दोनों ने कमिट किया हुआ है कि नोटिफाई करेंगे एक दूसरे को मिसाइल फ्लाइट टेस्ट से पहले। जब मिसाइल टेस्ट करेंगे तो उसकी फ्लाइट के बारे में एक दूसरे को नोटिफाई करेंगे ताकि दूसरे मुल्क को कोई मिसकैलकुलेशन ना और वो जवाब में रिस्पॉन्स ना कर दे एक्सीडेंटली। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जब की जाएंगी तो उसके बदले में जब मिलिट्री एक्सरसाइजेज की जाएंगी तो फिर जो है वो अपोनेंट कंट्री को बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो वो कंट्री ये समझे यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, वो समझे कि इन्होंने वॉर शुरू कर दी है और वो अटैक कर दे और चीज़ें खराब हो जाएं। ये जो आपको जो ये स्लाइड्स आप जो मैंने बनाई हैं इनका सोर्स है जफर नवाज जसपाल साहब, टीचर हैं, आईआर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत अच्छी नज़र है इनकी। आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनके लेक्चर्स भी सुन सकते हैं और इनके आर्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो साउथ एशिया में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है इसके ऊपर ये अथॉरिटी हैं। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डिलीवरी सिस्टम दोनों का कंपैरिजन देख लें। एयरक्राफ्ट इंडिया के पास 32 हैं, शमशेर 16 और टोटल जो है वो 48, पाकिस्तान के पास 36। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पृथ्वी 2 24 20 टोटल जो है वो 56 है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास कितने हैं 56, तो बैलेंस है। गजनवी हतफ 3 ये लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और क्रूज मिसाइल्स इंडिया के पास टोटल 14 है और पाकिस्तान के पास बाबर हतफ 7 ये 8 हैं। क्रूज मिसाइल्स की लिमिट जो है वो कम होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज्यादा होती है। आमतौर पे क्रूज मिसाइल 150, 200, 300 या 400 किलोमीटर तक का होगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होता है। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया के हिस्ट्री के ऊपर हम अपनी आने वाली वीडियो में बात करते हैं। तब तक हम ब्रेक ले लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।